प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, यानी वर्ग समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। यानी जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तब केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है ये ज्योमेट्री एक प्रकार से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है। कैसे, देखो, देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें 4 लिगेंड एक ही तल में यानी एक ही प्लेन में एक वर्ग के 4 कोनों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, और 2 लिगेंड तल के लंबवत होते हैं, जिसमें एक लिगेंड अबोव द प्लेन और एक लिगेंड बिलो द प्लेन होता है। तो इस तरह से केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड अक्षों की दिशा से जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें 2 लिगेंड देखो एक्स एक्सिस की दिशा से और 2 लिगेंड वाई एक्सिस की दिशा से और 2 लिगेंड जेड एक्सिस की दिशा से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, अब देखो ये जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री में से यदि जेड एक्सिस से जुड़े हुए दोनों लिगेंडों को हम हटा दें तो उस कंडीशन में ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में बदल जाती है। कैसे, देखो, यानी जेड एक्सिस से जो 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं उन दोनों लिगेंडों को हटा दें तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में बदल जाती है। अब देखो क्या करते हैं हम, जेड एक्सिस में जो 2 लिगेंड है इन दोनों लिगेंडों को दूर की ओर ले जाते हैं। जेड एक्सिस से जो 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं उन दोनों लिगेंडों को दूर की ओर ले जाते हैं, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से दूर की ओर ले जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो धातु लिगेंड बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लंबाई काफी बढ़ जाती है, तो इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, और उस समय इस ज्योमेट्री को बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जिसमें क्या होता है कि जेड एक्सिस के जो 2 लिगेंड हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु से अलग तो नहीं हुए, लेकिन उन दोनों लिगेंडों की केंद्रीय धातु परमाणु से दूरी काफी अधिक है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखो क्या होता है कि जेड एक्सिस के दोनों लिगेंडों को पूर्णतया केंद्रीय धातु परमाणु से अलग कर देते हैं तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्राप्त हो जाती है।
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जब इन जेड एक्सिस के दोनों लिगेंडों को पूर्ण किया केंद्रीय धातु परमाणु से अलग कर देते हैं, तो ये जो ज्योमेट्री बनती है इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर, जिसमें क्या होता है, देखो केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 लिगेंड एक्स एक्सिस से और 2 लिगेंड वाई एक्सिस से जुड़े हुए थे। इसका अर्थ है कि जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तब 4 लिगेंड अक्षों की दिशा से, 2 लिगेंड एक्स एक्सिस की दिशा से और 2 लिगेंड वाई एक्सिस की दिशा से केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं, जिसके कारण केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, ये हम एक रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। देखो, तो इस तरह से यहां हमने ये देखा कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में बदलती है। यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जेड एक्सिस के जो 2 लिगेंड हैं, यदि उन दोनों लिगेंडों को केंद्रीय धातु परमाणु से अलग कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो वह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में बदल जाती है। अब देखो, हम देखते हैं डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। ये एनर्जी लेवल है, पांच डी कक्षक, डी ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी बराबर है, जिनको हम बोलते हैं डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। यानी समरस कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक। अब क्या होता है कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स, डी कक्षक एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक्साइटेड होकर के थोड़े उच्च ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। इस तरह से देखो, तो यहां आगे डी कक्षक, 500 डी कक्षक, डी ऑर्बिटल्स, यानी ये एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब क्या होता है, इस एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है। डी कक्षक भिन्न ऊर्जा स्तर वाले 2 समुच्चों में विभाजित हो जाते हैं, बंट जाते हैं, जिसमें क्या होता है, देखो 2 डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर और 3 डी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। देखो किस तरह से, इस तरह से इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसमें 2 डी कक्षक डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, और 3 डी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और इन विपाटित डी कक्षकों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इसको डेल ओ नामक संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओ का अर्थ है ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर डी कक्षकों की स्प्लिटिंग इस तरह से होती है, जिसमें ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये दोनों डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये 3 डी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। और इन विपाटित डी कक्षों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको हम ऑक्टाहेड्रल
कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, इसको डेल ओ नामक संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां तक तो होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। अब देखो अपन क्या करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जेड एक्सिस के जो दो लिगेंड हैं उन दोनों लिगेंडों को दूर की ओर ले जाते हैं, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से दूर ले जाते हैं। तो जब दूर ले जाते हैं तो यहां जो दो डी कक्षक हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इन दोनों डी कक्षकों की समभ्रंश अवस्था समाप्त हो जाती है और साथ में इन तीन डी कक्षकों की समभ्रंश अवस्था भी समाप्त हो जाएगी। कब? जब जेड एक्सिस के दोनों लिगेंडों को केंद्रीय धातु परमाणु से दूर की ओर ले जाते हैं, यानी इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन यानी विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो देखो इन दोनों डी कक्षकों की समभ्रंश अवस्था समाप्त हो जाएगी और इन तीनों डी कक्षकों की समभ्रंश अवस्था समाप्त हो जाएगी। तो किस तरह से देखो, यहां देखो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कक्षक है वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है और डी जेड स्क्वेयर जो कक्षक है वो निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है, डी जेड स्क्वेयर। ठीक, इसी तरह से क्या होता है कि ये जो तीन डी कक्षक हैं इनकी भी समभ्रंश अवस्था समाप्त हो जाती है, जिसमें एक डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर और दो डी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। तो यहां उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है डी एक्स वाई और निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है ये जो डी कक्ष का विपाटन है ये होता है विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति में, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये तो ऑक्टाहेड्रल में है और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में है, जिसको हम टेट्रागोनल ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब देखो क्या होता है, अब जेड एक्सिस के दोनों लिगेंडों को पूर्णतया केंद्रीय धातु परमाणु से अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। तो फिर इन डी कक्षकों की एनर्जी में परिवर्तन होता है। तो किस तरह से होता है देखो, अब क्या होता है कि ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसकी एनर्जी फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक, और ये जो डी जेड स्क्वेयर है इसकी एनर्जी घट जाती है, कम हो जाती है। किस तरह से देखो, इस तरह से डी जेड स्क्वेयर की एनर्जी कम हो जाती है। ये होता है डी जेड स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये जो डी एक्स वाई है इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इस तरह से। डी एक्स वाई और इसके बाद में देखो ये जो
डी एक्स वाई और डी वाई जेड है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है इस तरह से। तो यहां डी वाई जेड और डी एक्स जेड, तो इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसमें देखो यहां जो एनर्जी गैप है वो मान लीजिए del 1 है, और यहां का जो एनर्जी गैप है उसको हम del 2 मान लेते हैं, और यहां का जो एनर्जी गैप है इसको हम del 3 मान लेते हैं। ठीक, अब इन विपाटित डी कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, ये जो ऊर्जा अंतराल है, इस ऊर्जा अंतराल को हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, जिसको हम डेल एसपी नामक संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर। यानी कहने का अर्थ, ये जो स्प्लिटिंग है अपनी, ये स्प्लिटिंग होती है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल के अंदर, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, और ये जो स्प्लिटिंग है ये होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के अंदर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम टेट्रागोनल भी कहते हैं। और ये जो स्प्लिटिंग होती है ये होती है स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से डी कक्षकों की है वो स्प्लिटिंग हो जाती है। हमने यह तीनों का कंपेरेटिव देखा है कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, इन तीनों के अंदर डी कक्षकों की जो स्प्लिटिंग है उसको हमने इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया है। अब देखिए इस स्प्लिटिंग से संबंधित 3-4 बातें देखिए महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात देखो, यहां हम देखते हैं कि जो डेल एसपी है यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल एसपी। इस डेल एसपी का मान है वो देखो किसके बराबर होता है, del 1, del 2 और del 3 के बराबर होता है। तो ये मान होता है del 1 प्लस del 2 प्लस del 3। ठीक, दूसरी बात इसके अंदर देखो कि यहां del O और del SP में क्या संबंध होता है। तो देखो इस रेखा चित्र से ये बात स्पष्ट हो रही है कि del O की तुलना में del SP का मान अधिक होता है। यानी कहने का अर्थ है del SP ग्रेटर देन del O। del O तो क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और del SP है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो मान है वो ऑक्टाहेड्रल से अधिक होता है, जैसा कि इस रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है, स्पष्ट हो रहा है। ठीक, अब देखो हम इन दोनों में संबंध देखना चाहें कि इनमें संबंध क्या होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो यहां हमारे पास 2 तरह के रिलेशन देखने को मिलते हैं। देखो एक में तो क्या होता है कि डेल एसपी बराबर 1.746 डेल ओ। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमें कुछ धातुओं में देखने को मिलता है, जैसे निकल आयन,
कोबाल्ट आयन, क्यूप्रिक आयन, सिल्वर आयन, इन धातु आयनों के अंदर ये रिलेशन होता है। एक और रिलेशन होता है, देखो वो रिलेशन क्या होता है कि डेल एस पी बराबर 1.3 डेल ओ। ये रिलेशन जनरली पैलेडियम आयन और प्लेटिनम आयन में देखने को मिलता है। तो यहां हमने देखा कि जो डेल एस पी है, डेल एस पी का मान डेल ओ से बड़ा होता है और इनमें ये दो तरह के संबंध देखने को मिलते हैं। अब देखो इसके बाद हम देखना चाहें दूसरी बात कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो विपाटित डी कक्षक हैं, इन विपाटित डी कक्षकों की एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, यानी कौन से डी कक्षक की ऊर्जा कम होती है, कौन से की ज्यादा होती है। तो हम इसका देखो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर देखना चाहें, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर हम देखना चाहें, देखो तो हम देखते हैं कि यहां हमें दो तरह के एनर्जी ऑर्डर देखने को मिलता है। एक में तो क्या होता है, देखो जो जनरली आपको दिखाई दे रहा है अधिकतर केसेस में ये एनर्जी ऑर्डर होता है, जिसमें देखो सबसे कम एनर्जी होती है डी वाई जेड, इसकी बराबर होती है डी एक्स जेड। इससे ज्यादा एनर्जी होती है डी जेड स्क्वायर की, इससे ज्यादा होती है डी एक्स वाई की, और सबसे ज्यादा होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ये जो एनर्जी ऑर्डर है अधिकतर केसेस में यही एनर्जी ऑर्डर होता है। ये जनरली देखो निकल आयन, कोबाल्ट आयन, क्यूप्रिक आयन और सिल्वर आयन में होता है। और एक एनर्जी ऑर्डर और होता है जिसमें क्या होता है कि जो डी जेड स्क्वायर है इसकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है। डी जेड स्क्वायर की जो एनर्जी है वो डी वाई जेड और डी एक्स जेड से भी कम हो जाती है। तो एक देखो एनर्जी ऑर्डर ये भी होता है कि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी सबसे कम, इससे ज्यादा डी वाई जेड की बराबर होती है डी एक्स जेड, इससे ज्यादा डी एक्स वाई की और सबसे ज्यादा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ये एनर्जी ऑर्डर जनरली प्लेटिनम आयन और पैलेडियम आयन में होता है। तो इस तरह से इनका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर होता है विपाटित डी कक्षकों का। ठीक, एक बात और देखो इसमें आगे कि यहां पर देखते हैं कि जो डी कक्षक हैं, जो विपाटित डी कक्षक है, इनका एनर्जी ऑर्डर तो ये हो गया। अब हम देखें कि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होकर के लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखो निम्न चक्रण संकुल होते हैं। अब ये निम्न चक्रण संकुल क्यों होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति में होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए पेयरिंग एनर्जी का मान है, पेयरिंग एनर्जी का मान है वो स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होता है। यानी कहने का मतलब जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, निम्न चक्रण संकुल होते हैं। अब निम्न चक्रण संकुल क्यों होता है? क्योंकि इन संकुलों का निर्माण है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति में होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए जो पेयरिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी का मान स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होता है। तो यहां पेयरिंग एनर्जी का मान कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम इन विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उस समय हुंड्स नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि यहां देखो पेयरिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है।
तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उस कंडीशन में रहना चाहता है जहां एनर्जी कम हो। तो यहां क्या होता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, यानी इन विपाटी डी कक्षकों में जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हुंड्स नियम का पालन नहीं होगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। कारण क्योंकि इनका निर्माण स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति में होता है और इन लिगेंड्स के लिए जो पेयरिंग एनर्जी है उसका मान स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होता है। इसीलिए जब हम इन विपाटी डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हुंड्स नियम का पालन नहीं होता है। नेक्स्ट बात एक और देखो कि जो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो DsP2 संकलित अवस्था में होता है, DsP2 संकलित अवस्था में होता है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि यहां जो डी कक्षक है ये कौन सा होता है, ये डी कक्षक होता है dx² माइनस y²। ठीक, तो ये कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ चुका है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर DsP2 संकरण होता है, तो यहां डी कक्षक कौन सा होता है, डी कक्षक होता है dx² माइनस y²। क्योंकि ये निम्न ऊर्जा वाले कक्षक हैं, इन कक्षकों में तो धातु के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरली इस उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक dx² माइनस y² में होते हैं। इसलिए ध्यान रखना है डी कक्षक कौन सा होता है, dx² माइनस y² होता है। एक बात और देखो कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है, देखो यानी इनके लिए दो सबसे मुख्य शर्त हैं कि एक तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो D8 हो, जैसे Ni+2 का होता है, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 हो। और दूसरी शर्त ये होती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो। तो जब केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो तो उस कंडीशन में सामान्यतः स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने यहां यह देखा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है और उसके बाद में इस स्प्लिटिंग से संबंधित 4-5 महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। तो आज हमने ये देखा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। आपको ये मैटर समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।